अस्सलाम वालेकुम, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 19 ऑफ फार्मा और चैप्टर का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर एंड इनहिबिटर्स। अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे थे? इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को देख रहे थे। हमने उसका स्मूथ मसल पे इफेक्ट देखा कि वेजो डायलेशन कराता है, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराता है। ये दोनों काम ही CGMP के थ्रू करता है। इसके अलावा सेल एडहीजन के अंदर भी सेल एडहीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो होते हैं एडहीजन मॉलिक्यूल, उनकी एक्सप्रेशन को कम कराता है। इसकी वजह से सेल एडहीजन कम हो जाती है। जो इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर भी इसका रोल होता है कि ये जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करा के इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करा देते हैं। और कुछ दूसरे इफेक्ट भी हम लोग देख रहे थे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहा होता है, एपोप्टोसिस सेल डेथ के अंदर इन्वॉल्व होता है और होस्ट रिएक्शन टू द पैरासाइट। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हीमोग्लोबिन को मैथ हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता और हाइपोक्सिया हो जाता है। तो ये इसके टोटल 7 इफेक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, अब आप ये इससे याद रख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इसलिए इसको इनहिबिट कर होता है, इसलिए इसका इनहिबिटर है क्योंकि बाद में इसने हीमोग्लोबिन का काम खराब करना होता है, उससे हीमोग्लोबिन से मैथ हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कराना होता है। तो इसलिए वो पहले ही जो है ना उसको हटा रहा होता है, उसको इनहिबिट करा रहा होता है। अच्छा, अब हम क्लिनिकली एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं कि हम क्यों इनको यूज़ करते हैं। अब इनहिबिटर्स की भी और डोनर्स की भी, दोनों की क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। तो इसके जो इनहिबिटर्स हैं उसके बारे में वो यही कह रही हैं कि जो जैसे कि इनएक्टिवेट का हो जाता है हीमोग्लोबिन और हीम से, तो कह रहे हैं कि इसका कोई ये अभी जो है ना वो है, मतलब इसके ऊपर स्टडी चल रही है, अब इससे कोई खास यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन वो इसके जो डोनर्स हैं, जो एक्टिवेटर्स हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये तब से इसको यूज़ किया जा रहा है जब से नाइट्रिक ऑक्साइड का पता भी नहीं था कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ होता है, लेकिन वो फ़ायदा दे रहा था, तो उन जड़ी बूटियों को जो है ना यूज़ किया जा रहा था। अच्छा, हमारे लिए जो बात इंपॉर्टेंट है ना कि कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन के अंदर यूज़ होते हैं, तो हमारे पास आ जाती है हाइपरटेंशन की 2 कंडीशन। एक तो प्री क्लैम्सिया, आपको पता है कि अगर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हाइपरटेंशन हो, जैसे बोलते हैं प्री क्लैम्सिया, तो वो वाली हाइपरटेंशन, और दूसरा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन दोनों के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा एक्यूट रिस्पायरेटरी ड्राई सिट्रस सिंड्रोम के अंदर हम इसको जो है ना डायरेक्टर के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी ये जो है ना कुछ इन्वेस्टिगेशनल पर्पस उन्होंने बताया कि हाँ, इस चीज़ पे जो है ना रिसर्च जारी है कि इस कंडीशन में भी हो सकता है या नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर हम डाइटरी सप्लीमेंटेशन दें ना आर्जिनिन के साथ, और ये डोनर भी साथ में दें, ठीक है, NO डोनर और डाइटरी सप्लीमेंटेशन विद आर्जिनिन जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस के जो प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसको क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। स्पेशली किसके अंदर, ग्राफ्टेड ऑर्गन के अंदर। बात करते कहते हैं कि जो है ना अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है ना, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो डायलेशन कराएगी तो फिर जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस रुक जाएगी, और ग्राफ्टेड चीज़ जो हमने डाली है कि एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंशन के लिए, तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे बोले कि अगर NOS की अप रेगुलेशन होगी ना, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस की अप रेगुलेशन हो गई, तो उससे ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इम्यूनिटी के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन करा देता है। लेकिन अगर इसकी इनहिबिशन हो जाए NOS की, तो फिर जो ग्राफ्ट का सर्वाइवल होता है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है। वो ये चीज़ जो है ना अब क्लियर है। बाकी अपने नाम याद रखने किस कंडीशन में, प्री क्लैम्सिया, पोर्टल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एक्यूट रिस्पायरेटरी ड्राई सिट्रस सिंड्रोम और एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अब हम MCQs की तरफ आ जाते हैं। होप आपको ना काफ़ी कुछ इससे इतना जहन में आ गया होगा कि आप MCQs सॉल्व कर पा रहे होंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर नहीं है, बट कॉज इट टू बी सिंथेसाइज एंड रिलीज फ्रॉम एंडोजीनस प्रिकर्सर। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि इसका एक्टिवेटर कौन है। तो एक्टिवेटर आप खुद बताएं, एसिटाइलकोलिन, आर्जिनिन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, और नाइट्रोग्लाइसिन, ये भी नाइट्रोक्लोसाइड की तरह डोनर ही है। तो ये तो चीज़ें होंगी डोनर, ठीक है, आर्जिनिन भी, नाइट्रोग्लाइसिन भी, नाइट्रोक्लोसाइड भी। तो हमारे पास बची कौन सी चीज़ जो हमारे एक्टिवेटर में, क्या हमने देखा था, एसिटाइलकोलिन देखा था, हिस्टामिन देखा था, ब्रेडिकाइनिन देखा था, हाइड्रालाजिन देखा था, ठीक है। तो ये इसका MCQ आपको आता था। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब वो क्या पूछ रहे हैं, एन NO कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड इन द ब्लड। अब ये पूछ रहे हैं कि वो डोनर कौन सा है। तो आप बताएं, सिट्रोलिन है, हिस्टामिन है, ये तो एक्टिवेटर है, ये हमने पढ़ा नहीं। इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसिन या नाइट्रोक्लोसाइड, नाइट्रोक्लोसाइड हमने पढ़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी E, ठीक है। ये मैंने गंदा सा निशान लगा दिया। अच्छा, द इंड्यूसिबल आइसोफॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, जो I वाली फॉर्म थी यानी कि 2 वाली, इस फाउंड प्राइमरीली, सेकंड वाली आपको याद होगा कहाँ होती है, मैक्रोफेजेस, स्मूथ मसल सेल्स के अंदर ना। तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ नजर आ रही है जो उन दोनों में से एक है, मैक्रोफेजेस वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं द प्राइमरी एंडोजीनियस सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इज। एंडोजीनियसली कौन सा कंपाउंड होता है, यहाँ पे आप देखिए एंडोजीनियसली हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन होता है ना। तो यही इसका क्या है, डोनर है। एसिटाइलकोलिन तो एक्टिवेटर है, होता बेशक ये भी है, लेकिन ये एक्टिवेटर है, बाकी ये तो प्रोड्यूस होता है आर्जिनिन से, बाकी कोई भी नहीं। अच्छा, जो द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा रिकॉग्नाइज इफेक्ट है, रिदमी एक बार हमने नहीं पढ़ा। तो कंस्ट्रिक्शन भी डायलेशन ही कराता है स्मूथ मसल्स की, कॉन्स्टिपेशन भी जाहिर नहीं कराएगा कि डायलेशन ही करा रहा है।
तो इनहिबिशन ऑफ एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसके एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुआ, वो तो NOS के बारे में उन्होंने बोला हुआ है। अच्छा, ये पल्मोनरी डायलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि डायलेशन करवाता, ठीक है। उसके बाद 6th और लास्ट आता था, तो वहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोजीनस इनहिबिटर। एंडोजीनस जो अंदर ही होते हैं और इनहिबिट कराते, तो कौन सा है? तो यहाँ पे जी हमारा चैप्टर ये वाली चीज़ खत्म हो गई। चलो हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं जो पेपर के हिसाब से भी जो है ना इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी हम लोगों ने देखनी होती है। टॉक्सिसिटी आप ना टेबल से कर लें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है टॉक्सिसिटी इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड की ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन CGMP के थ्रू काम करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, प्रीक्लैम्सिया है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर ये सब चीज़ों की जो 4 चीज़ें हो जाती है उसके अंदर यूज होता है। फार्माको काइनेटिक के अंदर वही है कि इनहेल्ड गैस एडमिनिस्टर कॉन्टीन्यूसली, तो वो इस तरह से उसको दिया जाता है ना। अच्छा, अब टॉक्सिसिटी क्या है? अब टॉक्सिसिटी के अंदर ये अगर हाइपोटेंशन है एक्सेस, यानी कि टॉक्सिसिटी में वो बताते हैं कि अगर हमने ड्रग ज़्यादा अमाउंट के अंदर ले ली, ओवरडोजेज के लिए, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो साइड इफेक्ट में ये कि देखो मैं पता था ये ना हाइपोटेंशन कराती है, तो अगर इसका एक्सेसिव यूज़ करा ले तो एक्सेसिव हाइपोटेंशन हो जाएगी जो कि नुकसान देगी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करता है? मेथहीमोग्लोबिन में। तो ये क्या करा देगा? हमारे मेथहीमोग्लोबिनिया करा देगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपॉक्सिया हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए NO की, तो फिर क्या नाइट्रिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू होता है, जो कि क्या है? एक पल्मोनरी इरिटेंट है। तो 3 चीज़ें होगी, हाइपोटेंशन, मेथहीमोग्लोबिनिया और पल्मोनरी इरिटेंट बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ देख लें कि यहाँ पे ना नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेटर लिखे हुए हैं और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर लिखे हुए हैं। एक्टिवेटर कौन कौन से? एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और दूसरे। और ये क्या करते हैं कि IP3 डैक सिस्टम के थ्रू काम कर रहे होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं ये। हमने आपको अपने शुरू में बताया था ना कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम का एक्टिवेशन हो जाए या साइटोकाइन के एक्टिवेट, यानी कि साइटोकाइन रिलीज हो जाए ना, तब NOS एक्टिवेट होता है। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे होते हैं? पहले IP3 को इंक्रीज कराता है, जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराता है, जिसकी वजह से NOS एक्टिवेट होता है, और फिर वो आर्जिनिन को कन्वर्ट करा देता है सिट्रोलिन और NO के अंदर। अच्छा, उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर कौन से हैं? ये नाइट्रोग्लाइसिन का यहाँ पे नाम आ गया, डोनर होता है। नाइट्रोग्लाइसिन है, नाइट्रेट है, नाइट्रोक्लोराइड है, नाइट्राइट है, जो भी है। ये क्या करते हैं? वो कहते हैं कि स्मूथ मसल्स के अंदर NO कौन रिलीज करता है? नाइट्रेट रिलीज करता है। ब्लड के अंदर कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि हम वो देखते होते हैं ना कि किस में जो है इसको ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है, तभी हम नाइट्रिक ऑक्साइड की टैबलेट जो है वो अंडर टंग यूज़ कर रहे होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये है कि सॉरी मसल के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो नाइट्रेट जो है वो स्मूथ मसल्स के अंदर काम करता है और ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है। और ये क्या किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है? CGMP के थ्रू काम करता है, और जो माइसिन लाइट चेन है उसको ब्रेक डाउन करके रिलैक्सेशन करवा देता है। चलो, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।